आपने कभी सोचा है कि एक रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की प्राइवेसी और सड़क पर घूम रहे स्ट्रे डॉग्स क्या कॉमन है? आई बेट किसी ने नहीं सोचा होगा। बेसिकली इन सबको इंडिया के नए और पुराने लॉज गवर्न करते हैं। और आज दोस्तों हम इन्हीं इंटरेस्टिंग लॉज की दुनिया में एक बहुत ही गहरी छानबीन करने वाले हैं। बिल्कुल, गेट रेडी फॉर अ मैराथन सेशन। ये काफी डिटेल्ड होने वाला है। आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है बिल्स, एक्ट्स, लॉज एंड पॉलिसीज। ओके हम स्टार्ट करेंगे सर्विस फीस और प्रेडेटरी प्राइसिंग से, फिर आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, नेशनल एम्बलम्स और पॉस्को जैसे सेंसिटिव एक्ट पर। इसके बाद हम कॉपीराइट, सिनेमेटोग्राफ, इंडियन पोर्ट्स बिल और नए इनकम टैक्स एक्ट को समझेंगे। और वहां बात खत्म नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनली हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई, फेक न्यूज, SC/ST एक्ट, सिडिशन और स्ट्रे डॉग से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को भी डिकोड करेंगे। काफी लंबा सफर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टॉपिक 1, सर्विस फी देना जरूरी है क्या? मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज जो रेस्टोरेंट के बिल में लगा होता है। एग्जैक्टली उसकी लेजिटिमेसी पर दिल्ली हाई कोर्ट में 3 साल से लीगल बैटल चल रही है। इमेजिन कीजिए आप दोस्तों के साथ डिनर पर गए, बिल आया 2000 रुपए, पर उसमें 200 रुपए का सर्विस चार्ज अजीब लगा। थोड़ा सा बुरा लगता है ना? वही मुद्दा है ये। चलो इसको डिटेल में अनपैक करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि 2022 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने गाइडलाइंस निकाली थी। हाँ, ये बहुत न्यूज में था। बिल्कुल, और गाइडलाइंस ने साफ कहा कि रेस्टोरेंट्स आपसे डिफॉल्ट में सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। आपको एक्सप्लिसिटली हाँ बोलना होगा। अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी है ना? जी। ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बैक इन 1958 एक गवर्नमेंट कमेटी ने इसे इंजूरियस टू डिग्निटी कहा था। सोचो, 60 साल से भी पहले। फिर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ऑफिशियली क्लियर किया कि सर्विस चार्ज देना प्योरली वॉलंटरी है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? टिप और सर्विस चार्ज में क्या फर्क है? देखो, फंडा ये है, टिप आप वॉलंटरी देते हो सर्विस क्वालिटी के लिए और वो स्टाफ को जाती है। सर्विस चार्ज एक फिक्स्ड अमाउंट है जो रेस्टोरेंट डिसाइड करता है और वो एस्टैब्लिशमेंट को जाता है, चाहे सर्विस अच्छी हो या बुरी। राइट। तो CCPA की 2022 गाइडलाइंस ने इसके ऑटोमेटिक एडिशन को बैन कर दिया और फिर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर फाइनल स्टैंप लगा दिया, कहते हुए कि ये हमेशा वॉलंटरी ही होना चाहिए, कंपलसरी नहीं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस क्या है? देखो, ये सीधा कंज्यूमर राइट से जुड़ा है। UPSC के लिए CCPA का रोल, उसकी पावर्स, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन ये है कि अब लॉ आपके साइड है। सर्विस चार्ज देना या ना देना अब आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। सुपर क्लियर। चलो, इसको पक्का करने के लिए कुछ क्विक क्वेश्चंस। पहला, CCPA की गाइडलाइंस स्पेसिफिकली किस साल में आई थी? वो आई थी 2022 में। इसका एक मेमोरी हैक है। 22 यानी दो बार नहीं पूछना पड़ेगा कि चार्ज वॉलंटरी है या नहीं। हाँ, बहुत सही। अच्छा, सर्विस चार्ज और टिप में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? टिप वॉलंटरी है, सर्विस क्वालिटी पर बेस्ड है और स्टाफ के लिए है। सर्विस चार्ज फिक्स्ड है, रेस्टोरेंट डिसाइड करता है और एस्टैब्लिशमेंट के लिए है। गॉट इट। और दिल्ली हाई कोर्ट के 2024 रूलिंग के 3 मैजिक वर्ड्स क्या थे? बस ये 3 याद रखो, वॉलंटरी, नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी। परफेक्ट। अच्छा, CCPA से भी पहले कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसे वॉलंटरी कब डिक्लेयर किया था? वो किया था 2016 में, मतलब CCPA गाइडलाइंस से पूरे 6 साल पहले। और वो 1958 की कमिटी ने फोर्स्ड टिपिंग को क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंजूरियस टू डिग्निटी एंड हैरेसमेंट। UPSC आंसर्स के लिए डिग्निटी कीवर्ड यहाँ बहुत इंपैक्टफुल है। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। सर्विस चार्ज इज वॉलंटरी एज पर CCPA 2022 गाइडलाइंस एंड द दिल्ली हाई कोर्ट 2024 रूलिंग। इन शॉर्ट, CCPA और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने कंफर्म कर दिया है कि सर्विस चार्ज देना कस्टमर की चॉइस है। नेक्स्ट अप, CCI प्रेडेटरी प्राइसिंग गाइडलाइंस। ये क्या चीज है? ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, बट सिंपल है। प्रेडेटरी प्राइसिंग बेसिकली तब होती है जब एक डोमिनेंट कंपनी अपने राइवल्स को मार्केट से बाहर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को कॉस्ट से भी कम दाम पर बेचती है। इसका कोई क्लासिक रियल लाइफ एग्जांपल? बिल्कुल। सोचो, एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी आई और उसने इतने सस्ते डेटा प्लान्स दिए कि छोटी छोटी सारी कंपनियां बंद हो गई। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। अच्छा, और अब इससे डील करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत नई डेफिनेशंस नोटिफाई की हैं। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इन गाइडलाइन से CCI को ऐसी एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रोकने के लिए एक शार्प टूल मिल गया है। थोड़ा बैकग्राउंड, CCI कब से है? CCI एस्टैब्लिश तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर हुई थी, पर फुल्ली ऑपरेशनल 2009 में हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसका मेन काम मार्केट में फेयर कंपटीशन बनाए रखना है। नया फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? नए फ्रेमवर्क का कोर लॉजिक है कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी AVC मानना। AVC, ये क्या होता है? सिंपल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्रेमवर्क सेक्टर एग्नोस्टिक है। सेक्टर एग्नोस्टिक मतलब ये हर इंडस्ट्री पर अप्लाई हो सकता है, चाहे वो स्टील हो या सॉफ्टवेयर। और CCI केस बाय केस बेसिस पर असेस करेगी, कोई वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस क्या है? ये फ्री ट्रेड और इनोवेशन को प्रमोट करता है।
यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सीसीआई का स्ट्रक्चर, चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स, इसके फंक्शंस और इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इन एसेंस, इन नए गाइडलाइन से सीसीआई के पास एक फ्लेक्सिबल टूल आ गया है टू एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल बिजनेसेस। कूल ना? बिल्कुल कूल। चलो अब इस पर कुछ सवाल। पहला, सीसीआई किस एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी? ये तो आसान है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2022। नाम में ही कॉम्पिटिशन है, सो इजी टू रिमेंबर। नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कॉस्ट का बेंचमार्क क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी। बस ये एक्रोनिम याद रखो। परफेक्ट। सीसीआई में चेयरपर्सन के अलावा कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अच्छा, और सीसीआई का अप्रोच सेक्टर स्पेसिफिक है या सेक्टर एग्नोस्टिक? सेक्टर एग्नोस्टिक, मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल जो सब पर लागू हो। लास्ट क्वेश्चन, सीसीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऐसे लिंक कर सकते हैं कि कंपटीशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। चलो, practicing CCI's sector agnostic framework uses average variable cost to identify predatory pricing under the Competition Act 2022. इन शॉर्ट, सीसीआई में प्रेडेटरी प्राइसिंग को डिफाइन करने के लिए एक फ्लेक्सिबल कॉस्ट बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया है टू कीप मार्केट्स फेयर। चलो, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर फैमिली को अफेक्ट करता है, द ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये एक नया बिल है जो 117 साल पुराने, सोचो, 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। वाओ। इसका मेन एम है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करना। आपके लिए इसका मतलब, अब आपको जमीन या घर खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर कम काटने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। बिल्कुल। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स ने ये ड्राफ्ट बिल सर्कुलेट किया है एंड इट्स अबाउट टाइम। 1908 का लॉ अब तक चल रहा था। इसका बैकग्राउंड क्या है? इतनी जरूरत क्यों पड़ी? शॉकिंग स्टैटिस्टिक है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ? इंडिया में 66% यानी 2/3 ऑफ ऑल सिविल लिटिगेशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। 2/3? दैट्स ह्यूज। हाँ, और इसका एक बड़ा रीजन है कि लैंड कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, तो इस नए बिल का कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक है डिजिटाइजेशन। नए बिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। आप डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और रिकॉर्ड्स भी डिजिटली मेंटेन होंगे। और ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? ऑथेंटिकेशन के लिए आधार बेस्ड सिस्टम होगा, बट जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी होंगे। प्लस ये सिस्टम दूसरे रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम से भी इंटीग्रेट होगा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का एक बड़ा एग्जांपल है। यूपीएससी के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। और एक की फैक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास ट्रांसफर हुआ था। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या है? बिल का एम प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, सिंपल और एक्सेसिबल बनाना है, जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम हो। ये तो गेम चेंजर लग रहा है। चलो डिटेल्स लॉक करते हैं। ये नया बिल किस पुराने एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, साल याद रखना, 117 साल पुराना। रजिस्ट्रेशन एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन 2006 से किस मिनिस्ट्री के पास है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहले एमएचए के पास था, ये चेंज इंपॉर्टेंट है। एससी के अनुसार कितने % सिविल केसेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है? अ स्टैगरिंग 66%, 2/3। नए बिल में ऑथेंटिकेशन के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विद ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लैंड किसका सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए प्रोसीजर्स में इतना वेरिएशन है। चलो प्रैक्टिस कीजिए। द ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 aims to digitize the 117-year-old property registration process, which is administered by the Ministry of Rural Development. इन शॉर्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब 117 साल पुराने कानून से निकलकर डिजिटल और आसान होने जा रहा है। चलो अब बात करते हैं एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 की। ओके, ये क्या है? ये कानून कुछ खास नामों और एम्बलम्स को कमर्शियल या प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज करने से रोकता है, समझे? मतलब इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? हाँ, जैसे कोई अपनी कोचिंग क्लास का नाम यूनाइटेड नेशंस कोचिंग सेंटर नहीं रख सकता, या कोई अपने प्रोडक्ट पर महात्मा गांधी की फोटो लगाकर नहीं बेच सकता, विदाउट परमिशन। अच्छा, और ये अभी न्यूज में क्यों था? इसका इंट्रोडक्शन ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर का नाम इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करने की प्ली को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये न्यूज में था। ओके, इसका बैकग्राउंड क्या है? एक्ट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के एम्बलम्स और नामों की डिग्निटी मेंटेन करना। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में नोटिफिकेशन के जरिए अमेंड कर सकती है। तो इसके कोर लॉजिक में कौन कौन प्रोटेक्टेड है? इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड फिगर्स हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, डब्ल्यूएचओ, इंटरपोल, रामाकृष्णा मठ, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। रीसेंट एडिशंस में 2004 में श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट और 2013 में फीफा भी शामिल हुए। वाओ, फीफा भी। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग कनेक्शन है। इसी से जुड़ा एक लैंडमार्क केस है नवीन जिंदल केस 2004,
एससी ने कहा कि नेशनल फ्लैग फहराना एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। राइट, एग्जैक्टली। बट ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस कहां से आते हैं? आर्टिकल 19(2), एम्बलम्स एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? बेसिकली ये एक्ट नेशनल प्राइड और कमर्शियल इंटरेस्ट के बीच एक लाइन ड्रॉ करता है। बहुत क्लियर। चलो अब इस पर थोड़ा क्विज हो जाए। नवीन जिंदल केस 2004 केस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। झंडा फहराना एक एक्सप्रेशन है। और क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? नहीं, it is subject to reasonable restrictions under three things: Article 19(2), the 1950 Emblems Act, and the 1971 Prevention of Insults to National Honor Act. एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड फिगर्स में से कोई दो नाम बताइए। महात्मा गांधी एंड छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या फीफा का एम्बलम प्रोटेक्टेड है इस एक्ट के अंडर? हाँ, 2013 में ऐड किया गया था। और इस एक्ट को कौन अमेंड कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। चलो प्रैक्टिस कीजिए। The Emblems Act 1950, which restricts commercial use of specified names, is linked to the fundamental right under Article 19(1)(a) via the Naveen Jindal case. इन शॉर्ट, ये एक्ट सर्टेन नेम्स और एम्बलम्स को मिसयूज से बचाता है, एंश्योरिंग उनकी डिग्निटी बनी रहे। चलो अब एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। पक्सो एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यस, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये एक स्पेशल लॉ है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है, और ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़का और लड़की दोनों के लिए। इसका रीसेंट रियल लाइफ एग्जांपल बहुत चर्चा में था। हाँ, एक रीसेंट केस में कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक कन्विक्शन को इस आधार पर ओवरटर्न किया कि ये कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को फौरन स्ट्राइक डाउन कर दिया। और वही इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। ये एक्ट न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि पॉक्सो के अंडर माइनर के साथ कंसेंशुअल सेक्स की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होता। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बिल 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ WCD ने ड्राफ्ट किया था और ये एक्ट 2012 में लागू हुआ। इसका मेन प्रिंसिपल है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान चाइल्ड है और कंसेंट देने में लीगली इनकेपेबल है, पीरियड। इसका कोड लॉजिक क्या है? मतलब लॉ कैसे काम करता है? ये एक विक्टिम सेंट्रिक लॉ है। इसमें स्पेशल कोर्ट्स, इन कैमरा ट्रायल्स और वीडियो टेस्टिमनी जैसे प्रोविजंस हैं। पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए मिनिमम 10 साल और एग्रीवेटेड केसेस में लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक। और 2019 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, है ना? हाँ, 2019 में अमेंडमेंट करके 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर असॉल्ट के लिए डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई और ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक्ट आर्टिकल 21, 21(a), 23, 24 और 39(f) से जुड़ा है। ये एक्ट स्पीडी ट्रायल विद इन 1 ईयर पर जोर देता है। एक डिबेट चल रही है जिसमें सीनियर एडवोकेट्स जैसे इंदिरा जे सिंह ने आर्ग्यू किया है कि 16-18 एज ग्रुप के कंसेंशुअल एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ हैं। So the conclusion is, The law is clear. Bill 18, consent is not valid consent. Debate is ongoing about its application, but the law stands firm. okay, this is vital. Let's make sure we've got the details. POSCO एक्ट किस साल में लागू हुआ? 2012। इसे याद रखने के लिए सोचो, 12 साल से कम बच्चों पर असॉल्ट के लिए 2019 में डेथ पेनल्टी आई। 12 लिंक्स टू 2012। गुड वन। क्या ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है? हाँ, बिल्कुल। ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है, बॉय या गर्ल में डिफरेंशिएट नहीं करता। पॉक्सो के अंडर चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, नो एक्सेप्शंस। क्या पॉक्सो के अंडर ऑफेंसेस बेलेबल है? नहीं, दे आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और 2019 अमेंडमेंट में क्या मेजर चेंज आया? डेथ पेनल्टी फॉर असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। पॉक्सो 2012 is a gender neutral, non-bailable law where any person under 18 cannot give legal consent. इन शॉर्ट, पॉक्सो को बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए एक स्ट्रिक्ट विक्टिम सेंट्रिक लॉ है, जहां कंसेंट की एज 18 साल है। देखिए पॉक्सो जैसा लॉ कितना कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट है ना? ऐसे ही डीप इनसाइट्स और क्लियर एक्सप्लेनेशंस हम हर टॉपिक में लाते हैं। अगर आपको ये आहा मोमेंट पसंद आ रहा है और आप आगे भी ऐसे ही वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं तो एक सेकंड रुकिए। हाँ दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और अगर ये डिस्कशन सच में वैल्यू ऐड कर रहा है तो एक लाइक तो बनता है। आपका सपोर्ट, आपके लाइक्स, आपके सुपर थैंक्स, यही हमें ऐसी इन डेप्थ छानबीन करने के लिए मोटिवेट करता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। हमारा अगला टॉपिक है कॉपीराइट एक्ट 1952। ओके। काम को कोई उनकी परमिशन के बिना कॉपी या यूज नहीं कर सकता। और इसका रीसेंट रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई जब न्यूज एजेंसी ANI ने YouTube चैनल्स को उनका फुटेज बिना लाइसेंस यूज करने पर कॉपीराइट कंप्लेंट्स भेजने की बात कही।
राइट और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये केस यूट्यूब की पॉलिसी से जुड़ा है जहां कॉपीराइट होल्डर्स रेवेन्यू सीज कर सकते हैं या स्ट्राइक्स इशू कर सकते हैं 3 स्ट्राइक्स से चैनल टर्मिनेट हो सकता है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड। इंडिया का कॉपीराइट एक्ट 1952 काफी पुराना है बट टाइम के साथ 6 बार अमेंड हो चुका है। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ था टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? क्या कोई एक्सेप्शंस हैं? हाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का सेक्शन 52 फेयर डीलिंग या फेयर यूज के एग्जेम्पशंस बताता है, यानी कुछ केसेस में आप कॉपीराइट मटेरियल बिना परमिशन के यूज कर सकते हो। जैसे? ये केसेस हैं पर्सनल यूज, क्रिटिसिज्म या रिव्यू, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, टीचिंग और रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? इंडिया ने इस एक्ट के थ्रू अपने लॉज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे बर्न कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट और वाइपो ट्रीटीज WCT, WPPT के साथ अलाइन किया है। ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में इंडिया के इंटीग्रेशन को दिखाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड फेयर यूज और ANI वर्सेस यूट्यूबर्स का केस इसी लाइन को टेस्ट कर रहा है। बहुत साफ। चलो अब इस पर सवाल। फेयर यूज के प्रोविजंस कॉपीराइट एक्ट के किस सेक्शन में है? सेक्शन 52 याद रखने का हैक 52 मिनट का क्लिप यूज करना शायद न्यूज के लिए फेयर यूज हो सकता है। नाइस। लेटेस्ट अमेंडमेंट किस साल में हुआ? 2012 डिजिटल एज के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। फेयर यूज के 2 एग्जांपल्स दो। क्रिटिसिज्म, रिव्यू और टीचिंग। इंडिया ने कौन से 2 इंपॉर्टेंट वाइपो ट्रीटीज 2013 में ज्वाइन किए? वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी WCT और वाइपो परफॉर्मेंसेज एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी WPPT। ये डिजिटल कॉपीराइट से रिलेटेड हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितनी स्ट्राइक से चैनल टर्मिनेट हो सकता है? 3 स्ट्राइक्स इन 90 डेज। चलो प्रैक्टिसिंग। Section 52 of the Copyright Act 1952 allows fair dealing exemptions like criticism and reporting of current events. इन शॉर्ट कॉपीराइट एक्ट क्रिएटर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है बट सेक्शन 52 के अंडर फेयर यूज की अनुमति भी देता है। चलो अब थोड़ा फिल्म वर्ल्ड की तरफ चलते हैं विद द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। अच्छा, सेंसर बोर्ड वाला एक्ट। हाँ बिल्कुल, ये वो कानून है जो फिल्म्स के पब्लिक एग्जीबिशन को रेगुलेट करता है। इसी के अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड काम करता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो हर कोई जानता है। हाँ, जब आप मूवी देखने जाते हो और स्टार्टिंग में UA या A का सर्टिफिकेट दिखता है, वो इसी एक्ट के अंडर CBFC इशू करता है। और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने फिल्म्स के लिए नई एज बेस्ड सर्टिफिकेशन कैटेगरीज नोटिफाई की हैं। एम्स टू प्रमोट एज अप्रोप्रिएट व्यूइंग। अच्छा, इसका बैकग्राउंड। ये चेंजेस मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किए हैं। CFSC का HQ मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन अभी प्रसून जोशी हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? नई कैटेगरीज क्या हैं? पहले UA एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी थी, अब इसको 3 सब कैटेगरीज में बांट दिया गया है। UA 7+, UA 13+ एंड UA 16+। इससे पेरेंट्स को बेटर गाइडेंस मिलेगी। दूसरे, मेन सर्टिफिकेट्स U और A वैसे ही हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस क्या है? इसी से जुड़ी एक और डेवलपमेंट है। टीवी रेटिंग एजेंसीज के गाइडलाइंस में प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। मिनिस्ट्री चाहती है कि करंट TRP मैकेनिज्म जिसे अभी सिर्फ BRC हैंडल करता है, उसमें और प्लेयर्स आए। क्यों? क्योंकि अब लोग स्मार्ट टीवीज और मोबाइल ऐप्स पर भी कंटेंट देखते हैं जिसे BRC ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। So the conclusion is? So, from film certification to TV ratings, the government is trying to update regulations to match the new ways we consume media. Okay, let's test this. नई UA कैटेगरीज क्या हैं? UA 7+, UA 13+ एंड UA 16+। CBFC किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया में टीवी रेटिंग्स के लिए अभी कौन सी मेन एजेंसी है? BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। CBFC का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। बॉलीवुड का सेंटर है, सो इट मेक सेंस। CBFC में एक चेयरपर्सन के अलावा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 12 से 25 मेंबर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चलो प्रैक्टिस कीजिए। The Cinematograph Act has new UA subcategories 7+, 13+ and 16+ for age-appropriate viewing. इन शॉर्ट फिल्म सर्टिफिकेशन अब और स्पेसिफिक हो गया है और टीवी रेटिंग सिस्टम भी रिफॉर्म के प्रोसेस में है। चलो अब पानी के सफर पर चलते हैं। Let's sail to our next topic, the Indian Ports Bill 2025. ओके, ये क्या है? ये एक कॉम्प्रहेंसिव बिल है जो इंडिया के मैरिटाइम सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया है और ये भी 1908 के पुराने इंडियन पोर्ट्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। एक और 1908 का एक्ट? हाँ, इस बिल के आने के बाद इंडिया के पोर्ट्स का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और रेगुलेशन सेंट्रली गाइडेड होगा, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है। इसका इंट्रोडक्शन? ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है और ये एक बड़े मैरिटाइम रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा है। अच्छा, इस पैकेज में और क्या है? इसके अलावा इसमें कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 भी हैं। द गोल इज ईज ऑफ बिजनेस एंड बूस्टिंग मैरिटाइम कंपेटिटिवनेस। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इन अलग-अलग एक्ट्स में क्या है? ठीक है, आराम से समझते हैं। हाँ। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 ये मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC बनाएगा, जिसके चेयर यूनियन मिनिस्टर होंगे। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी को कम कर सकता है। ओके, अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एग्जैक्टली। फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025
ये फॉरेन शिप्स को लीज पर लेने के लिए BBCD बैरेबोट चार्टर कम डिमाइस रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करता है और अब शिप्स में पार्शियल इंडियन ओनरशिप भी अलाउ करता है। अच्छा। और तीसरा, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025। ये कैबोटाज रूल्स मतलब डोमेस्टिक ट्रेड सिर्फ इंडियन फ्लैग वेसल्स के लिए को स्ट्रेंथन करने का एम रखता है, बट डीजी शिपिंग को फॉरेन वेसल्स को लाइसेंस देने की ब्रॉड पावर्स भी देता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? The key theme here is centralization versus state autonomy. UPSC मेंस GS2 फेडरलिज्म के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। The bill aims for efficiency but raises questions about states' rights. तो कंक्लूजन। इन बिल्स का एम इंडिया को एक मैरीटाइम हब बनाना है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। चलो क्विज। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को रिपील कर रहा है? इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908, अगेन अ colonial era law being replaced. नए बिल में सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी का नाम क्या है? Maritime State Development Council, MSDC, chaired by the Union Minister. मर्चेंट शिपिंग एक्ट में कौन सा नया रजिस्ट्रेशन टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है? BBCD, Bareboat Charter cum Demise. कैबोटाज रूल्स का क्या मतलब है? डोमेस्टिक कोस्टल ट्रेड को इंडियन फ्लैग वेसल्स के लिए रेस्ट्रिक्ट करना। इन बिल से रिलेटेड सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वर्सेस द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इन अ फेडरल स्ट्रक्चर। चलो प्रैक्टिस कीजिए। द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 establishes the MSDC, centralizing control over maritime policy. In short, इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर बड़े रिफॉर्म से गुजर रहा है, जिसका एम एफिशिएंसी है, पर फेडरलिज्म पर इसका इम्पैक्ट डिबेटेबल है। आगे बढ़ते हैं तो अ वेरी स्पेसिफिक लॉ, सिख मैरिज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये आनंद मैरिज एक्ट से रिलेटेड है? हाँ, आनंद मैरिज एक्ट 1909 ये सिख मैरिजेस को उनके अपने रिलीजियस ट्रेडिशन आनंद करज के तहत रजिस्टर करने का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। राइट। और अभी तक ज्यादातर सिख कपल्स अपनी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर रजिस्टर कराते थे। बिल्कुल। अब उनके पास आसानी से अपने पर्सनल लॉ के अंडर रजिस्टर करने का ऑप्शन होगा। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी स्टेट्स और यूटीज को डायरेक्ट किया है कि वो आनंद मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाएं। इसका बैकग्राउंड क्या है? 1909 का ओरिजिनल एक्ट सिर्फ एक पेज का था और इसमें मैरिज को सैंक्टिफाई करने की बात थी, रजिस्ट्रेशन की नहीं। 2012 में एक अमेंडमेंट करके सेक्शन 6 जोड़ा गया, जिसने स्टेट गवर्नमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के रूल्स बनाने के लिए कहा। ओके, तो कोर लॉजिक क्या है इसका? एक बार इस एक्ट के अंडर मैरिज रजिस्टर हो गई तो किसी और लॉ में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इस एक्ट में डाइवोर्स या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। उसके लिए कपल्स को अभी भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सहारा लेना पड़ता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? ये केस रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की डिबेट से जुड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल लॉज को मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ये एक पॉजिटिव स्टेप है रिलीजियस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की दिशा में, बट डिवोर्स जैसे एस्पेक्ट्स पर अभी भी क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, लेट्स गेट द डिटेल्स। सिख मैरिजेस को लीगली सैंक्टिफाई करने वाले सेरेमनी का नाम क्या है? आनंद कारज। आनंद मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन किस साल के अमेंडमेंट से आया? 2012 अमेंडमेंट, जिसने सेक्शन 6 ऐड किया। क्या आनंद मैरिज एक्ट में डिवोर्स का प्रोविजन है? नहीं, इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यूज करना पड़ता है। ओरिजिनल आनंद मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1909 में। एक और कॉलोनियल एरा लॉ। और अभी तक ज्यादातर सिख कपल्स किस एक्ट के अंडर शादी रजिस्टर कराते थे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। चलो प्रैक्टिस कीजिए। द आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012 enabled the registration of Sikh marriages, but divorce is still governed by the Hindu Marriage Act. इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद अब सिख कपल्स के लिए आनंद कारज को रजिस्टर कराना आसान हो जाएगा। नाउ फॉर अ टॉपिक दैट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन, द इनकम टैक्स एक्ट 2025। हाँ, इससे तो कोई नहीं बच सकता। लोकसभा ने एक नया इनकम टैक्स बिल पास किया है जो 1961 के पुराने और कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसका एम है टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना। इसका मतलब? आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स फॉर्म्स और रूल समझने में मुश्किल लगते हैं, वो आगे जाकर सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ आएंगे। यही उम्मीद है। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? 1961 का एक्ट इतनी बार अमेंड हो चुका था कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स और जार्गन हैवी हो गया था। नए लॉ में सेक्शंस 819 से घटकर 536 और चैप्टर्स 47 से घटकर 23 हो गए। तो कोर लॉजिक क्या है? टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा है? कुछ टैक्स पेयर फ्रेंडली प्रोविजंस हैं, जैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स ITRs को रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 4 साल बाद तक अपडेट कर सकते हैं। छोटी मोटी गलतियों को बिना पेनल्टी के आसानी से ठीक किया जा सकेगा। असेसमेंट को रीओपन करने की टाइम लिमिट भी 5 साल कर दी गई है। लेकिन इसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन भी है। हाँ, और वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी रेलेवेंस है। सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है सर्च ऑपरेशन से जुड़ा। अब ऑफिशियल्स वर्चुअल डिजिटल स्पेस जैसे पर्सनल ईमेल्स, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को भी सर्च कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले सेक्शन 132 सिर्फ फिजिकल स्पेसेस के सर्च की इजाजत देता था। ये प्रोविजन राइट टू प्राइवेसी पुटसोनी जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा डिबेट खड़ा करता है। सो द कंक्लूजन इज अ मिक्स्ड बैग। एग्जैक्टली।
While the new act promises simplification, the expanded search powers raise serious concerns about digital privacy. चलो इस पर सवाल। नया इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा? April 1, 2026. नए एक्ट में ITRs को कितने साल तक अपडेट किया जा सकता है? Up to 4 years from the relevant assessment year. पुराने एक्ट का कौन सा सेक्शन फिजिकल सर्च एंड सीजर से डील करता था? Section 132 of the Income Tax Act 1961. नए लॉ में सबसे कंट्रोवर्शियल पावर क्या है? The power to search virtual digital space like emails and WhatsApp without specific warrants. ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन किस फंडामेंटल राइट से टकराता है? The right to privacy, as established in the K.S. Puttaswamy judgment. चलो प्रैक्टिस कीजिए। The Income Tax Act 2025 simplifies tax law but expands search powers to virtual digital spaces, raising privacy concerns. In short, नया इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफिकेशन ला रहा है, लेकिन डिजिटल प्राइवेसी पर एक नया सवाल भी खड़ा कर रहा है। इसी प्राइवेसी की बात को आगे बढ़ाते हैं विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023। इंडिया का पहला डेटा प्रोटेक्शन लॉ। हाँ, ये बताता है कि कंपनीज, डेटा फ्यूड्यूशरीज, आपका डेटा प्रिंसिपल्स डिजिटल डेटा कैसे हैंडल करेंगी। आपके लिए इसका मतलब अब कोई भी ऐप आपसे बिना बताए आपका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती। उसे आपसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होगी और बताना होगा कि वो डेटा का क्या करेगी। बिल्कुल। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इस एक्ट के कुछ की पार्ट्स अब नोटिफाई हो गए हैं, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करने के करीब है। ये 2017 के सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी जजमेंट को इंप्लीमेंट करने की दिशा में एक कदम है। इसकी जर्नी काफी लंबी रही है। हाँ, इसका बैकग्राउंड टाइमलाइन देखते हैं। ओके। Aug 2017, SC rules privacy is a fundamental right. July 2018, Justice B. N. Sri Krishna Committee report. December 2022, IT Ministry का fresh draft. Aug 2023, Parliament passes the act और Jan 2025 में इसके ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आए। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? कंपनीज को आपका डेटा सेफगार्ड करना होगा। आपको अपने डेटा को इरेज, मॉडिफाई या डिलीट करने का राइट होगा। बड़ी फर्म्स को एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। कंप्लायंस ना करने पर पेनल्टीज हैं। इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो मीटी के अंदर काम करेगा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस? ये इंडिया का GDPR यूरोप जैसा लॉ है। यूपीएससी के लिए डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल, DPO, DPBI जैसे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। इस एक्ट में स्टेट और उसकी एजेंसीज को एग्जम्पशंस दिए गए हैं, जो इसका एक क्रिटिसाइज्ड एस्पेक्ट है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? रियल टेस्ट इसके इन्फोर्समेंट और गवर्नमेंट एग्जम्पशंस के बैलेंस में होगा। ओके, क्विज टाइम। DPDP एक्ट किस लैंडमार्क SC जजमेंट के बाद आया? K.S. Puttaswamy वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया। डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनी को एक्ट में क्या कहते हैं? डेटा फिड्यूशरी। और जिसका डेटा है उसे? डेटा प्रिंसिपल। कंप्लेंट सुनने के लिए कौन सी बॉडी बनाई जाएगी? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI अंडर माइटी। यूरोप के सिमिलर डेटा प्रोटेक्शन लॉ का नाम क्या है? GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। DPDP एक्ट का एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट क्या है? The exemptions given to the state and its instrumentalities. चलो प्रैक्टिस कीजिए। The DPDP Act 2023, based on the Puttaswamy judgment, creates a framework with data fiduciaries, data principals, and the DPBBI. In short, DPDP Act डिजिटल सिटीजन्स को डेटा पर कंट्रोल देता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेलेंस पर इसका इम्पैक्ट देखना बाकी है। अब देखते हैं कि DPDP एक्ट का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI पर क्या असर पड़ा है। अच्छा, इन दोनों में भी कनेक्शन है? बहुत गहरा। DPDP एक्ट ने RTI एक्ट के सेक्शन 811J को अमेंड कर दिया है, जिससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्कोप बदल गया है और अब ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो सकता है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? हाँ, पहले आप RTI के जरिए किसी पब्लिक ऑफिशियल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछ सकते थे। अब उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहकर डिनाई किया जा सकता है। ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बिग ब्लो है। बिल्कुल। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये अमेंडमेंट RTI एक्टिविस्ट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ओरिजिनल RTI में क्या था? RTI एक्ट का ओरिजिनल प्रोविजो कहता था, जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को डिनाई नहीं की जा सकती, वो किसी पर्सन को भी डिनाई नहीं की जा सकती। ये ट्रांसपेरेंसी का एक पावरफुल प्रिंसिपल था। तो कोर लॉजिक क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? DPDP एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। इसमें HUFs, फर्म्स, कंपनीज और स्टेट भी शामिल हैं। इस ब्रॉड डेफिनेशन के कारण ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिकम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओह, और अगर RTI और DPDP एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो DPDP एक्ट प्रिवेल करेगा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस? ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। UPSC मेंस GS2 गवर्नेंस में ये राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन डिबेट का एक क्लासिक एग्जांपल है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? While DPDP protects personal data, its amendment to the RTI Act has potentially weakened one of India's most powerful transparency tools. ओके, लेट्स गेट दिस राइट। DPDP एक्ट ने RTI एक्ट के किस सेक्शन को अमेंड किया है? Section 81J जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से डील करता है। ओरिजिनल RTI प्रोविजो का गोल्डन प्रिंसिपल क्या था? What cannot be denied to Parliament cannot be denied to a citizen. DPDP एक्ट में पर्सन की एक्सपैंडेड डेफिनेशन में क्या-क्या शामिल है? इंडिविजुअल्स के अलावा HUFs, फर्म्स, कंपनीज और यहाँ तक कि स्टेट भी। अगर RTI और DPDP में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? DPDP Act
as it overrides other laws in case of conflict. आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है? Department of Personnel and Training, DOPD. चलो प्रैक्टिस कीजिए. The DPTP Act amends Section 8(1)(j) of the RTI Act, potentially limiting access to personal information. In short, DPDP Act ने RTI के पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्पशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है. Next up, a state-level initiative. The Karnataka Misinformation and Fake News Prohibition Bill 2025. फेक न्यूज का मुद्दा. हाँ, ये कर्नाटका गवर्नमेंट का एक बिल है जिसका एम फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना है. इसका एग्जाम्पल तो हर रोज देखते हैं. बिल्कुल. अगर कोई व्हाट्सएप पर दंगे भड़काने वाली झूठी खबर फैलाता है तो इस बिल के अंडर उस पर कार्रवाई हो सकती है. पर इसमें फ्री स्पीच का सवाल उठता है. एग्जैक्टली. इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये बिल आते ही इस पर फ्री स्पीच, आर्टिकल 19 और स्टेट ओवररीच पर एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है. इसका बैकग्राउंड ये है कि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स 2023 में अमेंडमेंट करके एक फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू बनाने की कोशिश की थी. हाँ, मुझे याद है. एफसीयू को सोशल मीडिया कंटेंट को फेक या मिसलीडिंग डिक्लेयर करने का अधिकार था. राइट. और इसका कोर लॉजिक ये है कि उस एफसीयू वाले रूल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा वर्सेस यूआई केस में स्ट्राइक डाउन कर दिया था. क्यों? कोर्ट ने कहा कि फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग जैसे टर्म्स बहुत वेग हैं. कोर्ट ने श्रेया सिंघल 2013 केस का भी हवाला दिया, जहां एससी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को इसी आधार पर स्ट्राइक डाउन किया था. तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? कर्नाटका का बिल भी इसी लीगल स्क्रूटनी से गुजरेगा. यूपीएससी के लिए श्रेया सिंघल केस, केदारनाथ सिंह केस सेडिशन और आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बीच का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी की क्लासिक डिबेट है. सो द कंक्लूजन इज फेक न्यूज एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन इसे टैकल करने के लिए बनाए गए कानून खुद फ्री स्पीच के लिए खतरा ना बन जाएं. ये बैलेंस करना सबसे बड़ा चैलेंज है. ओके, लेट्स गेट द केसेस राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू को किस कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा वर्सेस यूआई केस में. कोर्ट ने एफसीयू वाले रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों माना? क्योंकि फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग जैसे टर्म्स वेग हैं और आर्टिकल 14, 19 और 19(1)(g) को वायलेट करते हैं. किस लैंडमार्क केस में एससी ने आईटी एक्ट का सेक्शन 66 से स्ट्राइक डाउन किया था? श्रेया सिंघल केस 2013. दिस इज अ फाउंडेशनल केस फॉर ऑनलाइन फ्री स्पीच. फ्री स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस आर्टिकल के अंडर लगाए जाते हैं? आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुणाल कामरा केस में कोर्ट ने एफसीयू को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के लिए खतरा क्यों माना? क्योंकि अगर इंटरमीडियरीज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एफसीयू की बात नहीं मानते तो उन्हें आईटी एक्ट के अंडर मिलने वाला सेफ हार्बर प्रोटेक्शन छिन जाता. HC citing the Shreya Singhal precedent. इन शॉर्ट, कर्नाटक का फेक न्यूज बिल फ्री स्पीच और स्टेट कंट्रोल के बीच आने वाली एक और लीगल बैटल का स्टेज सेट कर रहा है. चलो अब डिस्कस करते हैं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल लॉ. हाँ, ये एक स्पेशल लॉ है जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के खिलाफ होने वाले अत्याचार यानी एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने और उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए बनाया गया है. इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर कोई किसी SC/ST कम्युनिटी के मेंबर को उसकी जाति के आधार पर पब्लिकली इंसल्ट करता है या उसे फोर्स्ड लेबर कराता है तो इस एक्ट के अंडर केस दर्ज हो सकता है. इसका इंट्रोडक्शन ये है कि मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर SC/ST एक्ट के अंडर कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है तो पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकती. उसे इमीडिएटली FIR रजिस्टर करनी होगी. अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये प्रोविजन नया है? ये रूलिंग एक्ट के सेक्शन 18A(1)(a) पर बेस्ड है. ये सेक्शन 2018 में जोड़ा गया था. इसका मकसद ही यही था कि कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी कंप्लेंट्स को बिना किसी डिले या फिल्टर के तुरंत रजिस्टर किया जाए. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? एक्ट में और क्या है? एक्ट के अंदर 37 डिफाइंड ऑफेंसेस हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोर्स लेबर, वोटिंग राइट्स में इंटिमिडेशन या फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग्स. इस एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए और चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में फाइल हो जानी चाहिए. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? ये एक्ट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और सोशल जस्टिस का एक की लीगल इंस्ट्रूमेंट है. यूपीएससी के लिए सेक्शन 18A और इस पर SC और वेरियस HCs के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. ये सोशल एम्पावरमेंट GS1 एंड GS2 से जुड़ा है. तो कंक्लूजन क्या हुआ इस रूलिंग का? मद्रास HC का ये ऑर्डर एक्ट की ओरिजिनल स्पिरिट को रीएनफोर्स करता है, इमीडिएट एक्शन एंड जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज. ओके, लेट्स क्विज. मद्रास HC की रूलिंग के अनुसार क्या पुलिस SC/ST एक्ट की कंप्लेंट पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है? नहीं. अगर कंप्लेंट से कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है तो इमीडिएट FIR इज मैंडेटरी. ये प्रोविजन एक्ट के किस सेक्शन में है और कब जोड़ा गया? सेक्शन 18A(1)(a introduced in 2018. SC/ST एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए? Within 60 days of FIR registration. Speedy justice is the key. ओरिजिनल एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1989. एक्ट के अंडर कोई एक डिफाइंड ऑफेंस बताओ. Forced labor या exploitation. चलो प्रैक्टिस कीजिए.
Under Section 18A of the SC/ST Act, no preliminary inquiry is required for FIR registration in cases of cognizable offences. इन शॉर्ट, मद्रास एचसी ने क्लियर कर दिया है कि SC/ST एक्ट के अंडर कंप्लेंट्स पर तुरंत FIR होनी चाहिए, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल कानून, सेडिशन लॉ। राजद्रोह। हाँ, सेडिशन का कानून ऐसी स्पीच या एक्शंस को क्रिमिनलाइज करता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत या कंटेम्प्ट फैलाने की कोशिश करें। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे किसी ने एक पब्लिक स्पीच दी जिसमें उसने लोगों को हिंसा करके गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए उकसाया। एग्जैक्टली इस पर सेडिशन का चार्ज लग सकता है। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है जो नए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के सेक्शन 152 को चैलेंज करती है। पिटीशन का कहना है कि ये पुराने कॉलोनियल सेडिशन लॉ सेक्शन 124A IPC का ही नया रूप है। इसका बैकग्राउंड? सेक्शन 124A IPC को 1860 में बनाया गया था। अब BNS में इसकी जगह सेक्शन 152 ले रहा है। तो कोर लॉजिक क्या है चैलेंज का? नए सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? नई सेक्शन 152 में सबवर्सिव एक्टिविटी, एनकरेजमेंट ऑफ सेपरेटिस्ट फीलिंग्स और एक्ट्स एंडेंजरिंग यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जैसे टर्म्स यूज किए गए हैं। पिटिशनर्स का कहना है कि ये टर्म्स पुराने लॉ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव और वेग हैं, जिससे फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट पड़ सकता है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस, यहाँ कोई लैंडमार्क केस है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट है केदारनाथ सिंह केस 1962। इसमें SC ने सेडिशन लॉ को अपहोल्ड तो किया, बट इसका स्कोप नैरो कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेडिशन तभी लगेगा जब क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर प्रूव हो। तो अब SC को डिसाइड करना है हाँ, कि नया सेक्शन 152 इस टेस्ट पर खरा उतरता है या नहीं। The conclusion is that the debate is whether the new law is just old wine in a new bottle or if it's even more stringent. ओके, लेट्स गेट द सेक्शंस राइट। नए BNS में सेडिशन लॉ का प्रोविजन किस सेक्शन में है? Section 152, और पुराने IPC में ये कौन सा सेक्शन था? Section 124A IPC। किस लैंडमार्क केस ने सेडिशन के स्कोप को नैरो किया था? केदारनाथ सिंह केस 1962। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केदारनाथ सिंह जजमेंट के अनुसार सेडिशन कब अप्लाई होता है? Only when there is a clear incitement to violence or a tendency to create public disorder. पिटिशनर्स के अनुसार सेक्शन 152 के वेग वर्ड्स का क्या इफेक्ट हो सकता है? A chilling effect on free speech. लोग आलोचना करने से भी डरेंगे। चलो प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन 152 of BNS, which replaces section 124A IPC, is being challenged for being vague despite the Kedarnath Singh 1962 precedent. In short, नया सेडिशन लॉ BNS में आ गया है, लेकिन इसके पुराने कॉलोनियल लॉ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने पर सवाल उठ रहे हैं। एंड फाइनली, our last topic for today, the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 in the context of stray dogs. एक बहुत ही सेंसिटिव इशू। हाँ, ये एक्ट जानवरों के प्रति क्रूरती को रोकने के लिए बनाया गया है। इसी के अंडर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में क्रोर्स में स्ट्रे डॉग्स हैं। 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। ये एक मैसिव पब्लिक हेल्थ इशू है। बिल्कुल। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि दिल्ली में बढ़ते स्ट्रे डॉग अटैक्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस इशू को उठाया। इसका बैकग्राउंड क्या था? SC ने पहले क्या कहा? इनिशियली SC ने सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर परमानेंटली कन्फाइन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में इस डायरेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया गया। तो अब कोर लॉजिक क्या है? करंट ऑर्डर क्या है? SC का मॉडिफाइड ऑर्डर एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स 2023 के अनुसार है। ये CNVR मॉडल पर बेस्ड है। कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीन, रिलीज, यानी डॉग्स को स्टेरलाइज, इम्यूनाइज करके वापस उन्हीं के इलाके में छोड़ना होगा। परमानेंट रिलोकेशन सिर्फ रेबीज या इनक्योरेबल डॉग्स के केस में हो सकता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंस क्या है? रेबीज का सीन क्या है? WHO के मुताबिक दुनिया की 36% रेबीज डेथ्स इंडिया में होती हैं और 99% ह्यूमन रेबीज डॉग बाइट से होता है। ये ऑलमोस्ट 100% फेटल है वंस सिम्टम्स अपीयर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन NAPRE 2030 है, जिसका टारगेट 2030 तक डॉग मीडिएटेड रेबीज को खत्म करना है। और कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 51AG हर सिटीजन पर कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स की ड्यूटी लगाता है। So the conclusion is a balancing act. Exactly. The issue is a delicate balance between public safety and animal rights. The CNVR model is the scientifically backed, humane solution. Okay, last quiz of the day. Stray dog management के लिए current model क्या है? CNVR, capture, neuter, vaccinate, release as per ABC rules 2023. इंडिया का 2030 तक डॉग मीडिएटेड रेबीज को एलिमिनेट करने का प्लान क्या है? NAPRE 2030, National Action Plan for Dog Mediated Rabies Elimination. WHO के अनुसार दुनिया की कितनी % रेबीज डेथ्स इंडिया में होती हैं? An alarming 36%. क्या रेबीज का इलाज है सिम्टम्स आने के बाद? नहीं, it is nearly 100% fatal. इसलिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी वैक्सीन बाइट के 24 घंटे के अंदर लेना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स की बात करता है? आर्टिकल 51AG, a fundamental duty. चलो प्रैक्टिस कीजिए। The CNVR model under ABC Rules 2023 is India's strategy to manage stray dogs and tackle rabies, aligning with Article 51AG. In short, स्ट्रे डॉग इशू का सोल्यूशन उन्हें मारने या परमानेंटली हटाने में नहीं,
बल्कि साइंटिफिक और ह्यूमन CNVR मेथड में है। वाओ व्हाट अ जर्नी। आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था बिल्स, एक्ट्स, लॉज एंड पॉलिसीज। हमने देखा कि रेस्टोरेंट का सर्विस फी अब वॉलंटरी है, CCI ने प्रेडेटरी प्राइसिंग रोकने के लिए AVC बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब डिजिटल होने वाला है, POCSO एक्ट में 18 साल से कम उम्र में कंसेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं। DPDP एक्ट हमें डिजिटल प्राइवेसी दे रहा है, लेकिन इसने RTI को थोड़ा कमजोर किया है। नए इनकम टैक्स एक्ट और सेडिशन लॉ सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ न्यू कंट्रोवर्सीज भी ला रहे हैं। और स्ट्रे डॉग्स के इश्यू को पब्लिक सेफ्टी और एनिमल राइट्स दोनों को बैलेंस करके सॉल्व करना होगा। हमने आज इतने सारे नए और बदलते कानून देखे, 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट से लेकर मॉडर्न डिजिटल प्राइवेसी तक। थोड़ा सोचो एज एन इंडिविजुअल, इन लॉस का आने वाले 10 सालों में आपकी डेली लाइफ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या आने वाला इंडिया ज्यादा रेगुलेटेड होगा या ज्यादा एम्पावर्ड? इस सवाल के साथ हम आज की ये गहरी छानबीन यहीं खत्म करते हैं। हाय देयर एंड वेलकम। दोस्त, क्या तुम जानते हो कि द गवर्नमेंट इज अबाउट टू कंप्लीटली चेंज द वे यू प्ले लूडो एंड फैंटेसी क्रिकेट? हाँ, और क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इंडिया अब प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलाने की परमिशन दे रहा है। शॉकिंग राइट? ये सिर्फ छोटे-मोटे ट्वीक्स नहीं हैं। बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशनल शिफ्ट्स। मतलब देश कैसे एंटरटेनमेंट से लेकर एनर्जी तक सब कुछ मैनेज करेगा, राइट, उसमें बदलाव। एग्जैक्टली। आज की हमारी चर्चा 2025 के कुछ सबसे बड़े और गेम चेंजिंग बिल्स, एक्ट्स और पॉलिसीज पर फोकस्ड है। ये सिर्फ लॉज नहीं है दोस्त। नहीं, ये फ्यूचर के ब्लूप्रिंट्स हैं। हम ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट को समझेंगे। इसके बाद वील टेक अ डीप लुक एट द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, द न्यू हेल्थ एंड एक्साइज सेसेस और वो कंट्रोवर्शियल शांति एक्ट। हाँ, फिर हम MGNRAG में हुए चेंजेस, वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल मैनेजमेंट, डिजिपिन जैसे स्मार्ट एड्रेसेस, द न्यू लेबर पॉलिसी और फाइनली द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 पर डिस्कस करेंगे। सो गेट रेडी। इट्स गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग राइड। चलो लेट्स डाइव राइट इन। बिल्कुल। तो सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, रेगुलेटिंग द न्यू एज डिजिटल प्लेग्राउंड। तो एकदम सिंपल शब्दों में क्या है ये एक्ट? ये कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड एक नया लॉ है। इसका मेन पर्पस है रियल मनी गेम्स यानी RMGs को बैन करना। RMGs बेसिकली कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें आप पैसे लगाकर पैसे जीतने की उम्मीद रखते हैं, उन्हें बैन किया जा रहा है। अच्छा, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं? बिल्कुल। सोचो, आपका कोई दोस्त है जो एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप पर बहुत सारा पैसा हार गया। ओके, ये एक्ट ठीक इसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस, एडिक्शन और उनसे जुड़ी सोशल प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए बनाया गया है। समझ गया। चलो कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन। आखिर अचानक से सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने का फैसला क्यों किया? देखो, ये अचानक नहीं है, इसके पीछे काफी सीरियस रीजंस हैं। ये सिर्फ फन एंड गेम्स का मामला नहीं था। तो बैकग्राउंड क्या है? क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थे? रैशनल काफी गंभीर है। हम लगभग 15,000 करोड़ के फाइनेंशियल लॉसेस की बात कर रहे हैं। 15,000 करोड़, वाओ। हाँ, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, इसका सोशल इम्पैक्ट देखो। कंपल्सिव बिहेवियर, फैमिलीज में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और यहाँ तक कि टेरर फंडिंग और टैक्स इवेजन जैसे कंसर्न्स भी थे। ओह माय गॉड। तो एक्शन जरूरी था, है ना? डेफिनेटली। तो इस एक्ट का कोर लॉजिक क्या है? ये इसे टैकल कैसे करेगा? एक्ट बहुत स्ट्रक्चर्ड है। पहले तो ये RMG की एकदम क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन देता है। क्या है वो डेफिनेशन? कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें आप पैसे या कोई स्टेक डिपॉजिट करते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि आपको बदले में मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलेगा, वो RMG है। सिंपल एंड क्लियर। ठीक है। फिर ये 3 कैटेगरीज बनाता है, याद रखना। पहली, ई स्पोर्ट्स। इन्हें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत मान्यता प्राप्त है। ये प्राइज मनी बेस्ड होते हैं और अलाउड हैं। ओके, ई स्पोर्ट्स इज सेफ। सेकंड, सोशल गेमिंग। ये सिर्फ मनोरंजन या एजुकेशन के लिए है। इनफैक्ट सरकार इन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बजटरी एलोकेशन देकर प्रमोट भी करेगी। और थर्ड कैटेगरी आई एम गेसिंग? द मेन वन, RMGs। ये बैंड है और इसमें पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट और यहाँ तक कि लूडो जैसे पॉपुलर गेम्स भी शामिल हैं। इवन लूडो? हाँ, अगर उसमें रियल मनी इन्वॉल्व है तो। और इसमें कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं? सिर्फ खेलना? नहीं, बहुत ब्रॉड है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में ऑफर करना, ऑपरेट करना, फैसिलिटेट करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना या पार्टिसिपेट करना, सब कुछ है। पूरा इकोसिस्टम कवर किया है। और सजा, पेनल्टीज? बहुत स्ट्रिक्ट है। RMGs ऑफर करने पर 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों। 1 करोड़, वाओ। और एडवर्टाइज करने पर 2 साल तक की जेल या 50 लाख का जुर्माना। और एग्जाम्स के लिए की पार्ट, ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है एज पर द न्यू BNSS 2023। ओके, तो एनफोर्समेंट कौन करेगा? सर्टेन एप्स को ब्लॉक कर सकती है और ऑफशोर ऑपरेटर्स के लिए इंटरपोल की मदद ली जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस पर। ये बहुत बड़ा है। पहला, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज एक्सपेक्ट करो अंडर आर्टिकल 19(1)G जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ट्रेड देता है। गेमिंग कंपनीज चैलेंज करेंगी। एग्जैक्टली। दूसरा, एक मैसिव फेडरलिज्म एंगल है। 7th शेड्यूल के अनुसार बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट 2 में। ओह राइट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स पहले ही ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन कर चुके हैं। तो
तो ये सेंट्रल लॉ फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस टॉपिक पर कंक्लूजन क्या है? देखो, की इनसाइट ये नहीं है कि आरएमजीज बैन हो गए। की इनसाइट ये है कि सरकार अब स्किल वर्सेस चांस की पूरी डिबेट को बाईपास कर रही है। ये एक नया, सिंपलर और ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच है डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने का। ये एक बड़ा शिफ्ट है। चलो, इसको पक्का करने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला सवाल, आईटी मिनिस्टर ने प्लेयर्स के बारे में कुछ क्लैरिफाई किया था, वो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईटी मिनिस्टर ने साफ किया है कि प्लेयर्स या यूजर्स पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लीगल लायबिलिटी पूरी तरह से प्रोवाइडर्स पर है जो ये गेम्स ऑफर, ऑपरेट या एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल हैं। एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए इसका क्या मतलब है? इसके एग्जैक्ट डेफिनेशंस पता होने चाहिए। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और नॉन बेलेबल मतलब जमानत आपका अधिकार नहीं है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है। ये इस क्राइम की सिवेरिटी दिखाता है। समझ गया। तीसरा सवाल, स्टेट लिस्ट एंट्रीज के लिए वो मेमोरी हैक फिर से बताइए। सिंपल मेमोनिक है दोस्त। सोचो, दो दोस्त जो लिस्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्रिकेट मैच पर बैटिंग कर रहे हैं। एक ने 34 रन्स पर शर्त लगाई, दूसरे ने 62 पर। तो एंट्रीज 34 एंड 62 इन द स्टेट लिस्ट। दैट्स ग्रेट। चौथा सवाल, क्या ये एक्ट गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस की उस बहस में पड़ता है जो सालों से कोर्ट्स में चल रही है? फैसिनेटिंगली नहीं। एक्ट बहुत स्मार्ट तरीके से उस पूरी बहस को बाईपास कर देता है। लॉजिक सिंपल है। अगर ऑनलाइन गेम में पैसा लगाकर पैसा जीतने की उम्मीद है तो वो आरएमजी है और बैंड है। दैट्स इट। स्किल है या चांस, इस एक्ट के लिए फर्क नहीं पड़ता। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं दोस्तों के साथ ऑनलाइन लूडो खेल रहा हूँ बिना किसी पैसे के, तो क्या वो भी लीगल है अब? बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे सोशल गेमिंग कैटेगरी में आता है, जिसे, जैसा हमने डिस्कस किया, सरकार एक्टिवली प्रमोट कर रही है। बैन सिर्फ रियल मनी गेम्स पर है। समझे? क्रिस्टल क्लियर। Now pause and practice saying the Online Gaming Act 2025 bans RMGs by defining them based on monetary stakes, bypassing the skill versus chance debate, and making offenses cognizable and non-bailable for providers, not players. और इसका मिनी रिकैप? In short, this act bans online real money games to prevent economic and social harms, but it will face significant constitutional and federal challenges. फैंटास्टिक। चलो अब अगले बड़े टॉपिक पर चलते हैं जो एक तरह से इससे जुड़ा हुआ है। ये है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। Broad micro theme. ब्रॉड माइक्रो थीम, स्ट्रक्चरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। आसान शब्दों में, ये एक्ट किस बारे में? ये इंडिया के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए एक बड़ा नया कानून है। ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज को एस्टैब्लिश करने, उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने और उनकी फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाता है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल? ऐसे सोचो कि हर एक स्पोर्ट, चाहे क्रिकेट हो या कबड्डी, उसके लिए एक प्रोफेशनली मैनेज्ड नेशनल बॉडी हो जो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चले। ये एक्ट उसी विजन को सच करने की कोशिश है। ठीक है, चलो कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंडिया को इस एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जरूरत काफी टाइम से महसूस हो रही थी। इंडिया में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को अक्सर प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ये एक्ट उसको ठीक करने की एक कॉम्प्रिहेंसिव कोशिश है। बैकग्राउंड क्या है? स्पोर्ट्स तो स्टेट सब्जेक्ट है ना? You're right. टेक्निकली स्पोर्ट्स रेगुलेशन स्टेट लिस्ट की एंट्री 33 के अंडर आता है, लेकिन कोई यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आती हैं। इस एक्ट के साथ कैबिनेट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 2001 की पॉलिसी को रिप्लेस करती है। अच्छा, नई पॉलिसी भी है? हाँ, और इस नई पॉलिसी के 5 कोर पिलर्स हैं। याद रखना, ग्लोबल एक्सीलेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट और स्पोर्ट्स का एजुकेशन के साथ इंटीग्रेशन। तो इस नए एक्ट का कोर लॉजिक क्या है? ये चीजों को स्ट्रक्चर कैसे करेगा? ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। पहला, ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज जैसे नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी और हर स्पोर्ट के लिए नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को एस्टैब्लिश करने का प्रावधान करता है। ठीक है। दूसरा, गवर्नेंस के लिए ये बॉडीज अपने रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल चार्टर्स और स्टैट्यूट्स के हिसाब से गवर्न की जाएंगी। ये उनकी ऑटोनॉमी के लिए एक की पॉइंट है। तीसरा, रिकॉग्निशन और फंडिंग के लिए ये एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड यानी एनएसबी बनाता है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड? हाँ, एनएसबी रिकॉग्निशन देगा और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज को ही सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी। फिक्स बनाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर एक पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। ओह, दैट्स कूल ना? बहुत कूल। मतलब अब कोई भी आरटीआई फाइल करके उनसे सवाल पूछ सकता है। एक्ट एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल भी बनाता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए और फेयर इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल पैनल्स को मैंडेटरी करता है। ओके, तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? 3 बड़ी चीजें हैं। पहला, फेडरलिज्म।
स्पोर्ट्स स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद ये एक्ट एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल बनाता है जो फेडरल प्रिंसिपल्स पर एक डिबेट शुरू करता है। ठीक है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। इन बॉडीज को आरटीआई के दायरे में लाना ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा, ये ऑटोनॉमी और कंट्रोल के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट है। ऑटोनॉमी मिलती है इंटरनेशनल चार्टर से और कंट्रोल रहता है एनएसबी और फंडिंग के थ्रू। तो इस पर फाइनल कंक्लूजन? इसका टेक अवे ये है कि ये एक्ट इंडिया की एक क्लासिक गवर्नेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ऑटोनॉमी को खत्म किए बिना अकाउंटेबिलिटी कैसे लाएं? ये फंडिंग और आरटीआई को अकाउंटेबिलिटी के टूल्स के रूप में इस्तेमाल करता है। ब्रिलियंट। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, इस नए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, लेकिन एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। और मेंबर बनने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस या स्पोर्ट्स लॉ जैसी फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है। ओके। दूसरा सवाल, आपने नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल का जिक्र किया। उसकी जुरिस्डिक्शन पर क्या ऐसी लिमिट्स हैं जो एक एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए? ये क्लासिक प्रीलिम्स क्वेश्चन है। ट्राइब्यूनल दो तरह के डिस्प्यूट्स पर सुनवाई नहीं करेगा। पहला, इंटरनेशनल गेम से जुड़े डिस्प्यूट्स, और दूसरा, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स। ये एक्सेप्शंस याद रखना। ठीक है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एग्जम्पशन पावर दी गई है, वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी नेशनल बॉडी को इस एक्ट के प्रोविजन से छूट दे सकती है। इससे सरकार को काफी डिस्क्रेशनरी पावर मिलती है। चौथा सवाल, इन बॉडीज के लिए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई होने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब कोई भी नागरिक आरटीआई फाइल करके उनसे जानकारी मांग सकता है, जैसे आपको कितनी फंडिंग मिली और आपने उसे कहाँ खर्च किया, या नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बड़ी जीत है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या ये एक्ट सीधे तौर पर एक स्टेट लेवल कबड्डी एसोसिएशन को कंट्रोल करेगा? डायरेक्टली नहीं। ये नेशनल कबड्डी फेडरेशन और उसकी एफिलिएटेड स्टेट यूनिट्स के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। स्पोर्ट्स अभी भी स्टेट लिस्ट की एंट्री 33 में है, तो स्टेट्स का अपना रोल बना रहेगा। कंट्रोल ज्यादा इनडायरेक्ट है, फंडिंग और रिकग्निशन के थ्रू। समझ गया। Now pause and practice saying. The National Sports Governance Act 2025 establishes the National Sports Board, NSB, for recognition and funding, brings sports bodies under RTI as public authorities, and creates a National Sports Tribunal with specific jurisdictional limits. आपका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, this law is a comprehensive attempt to professionalize Indian sports administration by creating a balance between autonomy and accountability. प्लेग्राउंड से आगे बढ़ते हैं एक बहुत क्रिटिकल चीज पर, एनर्जी। हमारा अगला टॉपिक है शांति एक्ट 2025। Broad micro theme, ब्रॉड माइक्रो थीम। opening India's nuclear sector to private players. पहले तो ये शांति एक्ट है क्या? शांति का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक लैंडमार्क नया कानून है जो प्राइवेट कंपनीज को, इंडियन और फॉरेन दोनों, इंडिया के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। इस शिफ्ट का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ऐसे सोचो जैसे आज प्राइवेट कंपनीज कोयले से बिजली बनाती हैं या एयरपोर्ट्स चलाती हैं, अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी ऑपरेट कर सकेंगी। ये एक मैसिव पॉलिसी शिफ्ट है एक ऐसे देश के लिए जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रहा है। वाह, ये तो सच में बड़ी बात है। अब कंटेंट डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, इंडिया हमेशा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतना प्रोटेक्टिव रहा है, तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे क्यों खोल रहा है? इसका मेन ड्राइवर है क्लीन एनर्जी की जरूरत और न्यूक्लियर पावर को तेजी से बढ़ाने की एम्बिशन। इंडिया की करंट पॉलिसीज ने रोड ब्लॉक्स बना दिए थे और ये एक्ट उन्हें हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बैकग्राउंड क्या है? किन रोड ब्लॉक्स की बात हो रही है? बैकग्राउंड ये है कि ये एक्ट दो पुराने कानूनों को रिप्लेस करता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सबसे इंपॉर्टेंट सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यानी CLND एक्ट 2010। अच्छा, CLND एक्ट। हाँ, उस CLND एक्ट ने लायबिलिटी को लेकर बड़े कंसर्न्स पैदा कर दिए थे, जिसकी वजह से जैतापुर और कोवाड़ा जैसे बड़े फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स एक दशक से रुके हुए थे। तो ये सब लाइबिलिटी का खेल है। एसएनजाट एक्ट का कोर लॉजिक क्या है? की चेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चेंज तो ऑफकोर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ करना है। स्टेट ओन्ड NPCIL की मोनोपोली अब खत्म। लेकिन एक्ट का दिल है नया लायबिलिटी फ्रेमवर्क। पहला, ऑपरेटर की लायबिलिटी को प्लांट की कैपेसिटी के आधार पर लिमिट या कैप कर दिया गया है। ओके, जैसे 3600 MW से बड़े प्लांट के लिए लायबिलिटी कैप है 3000 करोड़। अगर डैमेज इससे ज्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल होगी। दूसरा, और ये गेम चेंजर है, सप्लायर लायबिलिटी को काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? बिल्कुल। पुराने CLND एक्ट का सेक्शन 17B जो फॉल्टी इक्विपमेंट के लिए सप्लायर पर लायबिलिटी डालता था, उसे हटा दिया गया है। अब सप्लायर से रिकॉर्ड्स तभी पॉसिबल है जब रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो या डैमेज जानबूझकर किया गया हो। इसी बदलाव का फॉरेन सप्लायर्स को इंतजार था। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या होगा? बहुत बड़ा। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया का लक्ष्य 2047 तक अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 8.8 गीगावाट से 100 गीगावाट तक ले जाना है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसके लिए क्रूशियल है। राइट। दूसरा, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट।
ये एक्ट इंडिया के लॉस को वियना कन्वेंशन जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के करीब लाता है, जिससे कोलैबोरेशन आसान होगा। और तीसरा, टेक्नोलॉजी। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस जैसी नई टेक्नोलॉजीज को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो इस पर कंक्लूजन की टेक अवे क्या है? अल्टीमेटली शांति एक्ट एक बहुत बड़ा दाव है। सरकार ये शर्त लगा रही है कि फॉरेन कंपनीज के सबसे बड़े डर अनलिमिटेड लायबिलिटी को हटाकर वो आखिरकार उस न्यूक्लियर एनर्जी के सपने को पूरा कर सकती है जो एक दशक से रुका हुआ था। वाओ, कितना कुछ है ना, गेमिंग से न्यूक्लियर एनर्जी तक। पॉलिसी लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है, अगर वो आहा मोमेंट आ रहा है, तो दोस्त हमें ग्रो करने में मदद करो। 1 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब करो, उस नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा जनरस फील कर रहे हो तो सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करो। आपका सपोर्ट हमें आप तक ऐसी और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशंस लाने में मदद करता है। चलो बैक टू इट। बिल्कुल, चलो शांति एक्ट के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। मेरा पहला सवाल, सेफ्टी का क्या प्राइवेट हाथों में न्यूक्लियर प्लांट सेफ रहेंगे? रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, जिससे वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होगी, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन एक चिंता की बात जो क्रिटिक्स ने उठाई है वो ये है कि एक सिवियर ब्रीच ऑफ सेफ्टी के लिए भी मैक्सिमम पेनल्टी सिर्फ 1 करोड़ रुपए रखी गई है, जो शायद एक मजबूत डिटरेंट ना हो। सिर्फ 1 करोड़? दूसरा सवाल, एग्जाम्स के लिए नए लायबिलिटी कैप को याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, सिर्फ सबसे ऊंचे स्लैब पर फोकस करो। 3600 मेगावाट से बड़े प्लांट्स के लिए कैप है 3000 करोड़ रुपीस। ये पुराने CLND एक्ट के 1500 करोड़ रुपए के ऑपरेटर कैप से डबल है। बस टॉप नंबर याद रखो, और ये कि छोटे प्लांट्स के लिए ये नीचे जाता है। ठीक है। तीसरा सवाल, आपने SMRs का जिक्र किया, वो क्या है और इंडिया के फ्यूचर के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? SMRs है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये छोटे फैक्ट्री मेड रिएक्टर्स होते हैं। इन्हें अपने छोटे स्केल की वजह से ज्यादा सेफ माना जाता है और इन्हें रिमोट लोकेशंस में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाने के प्लान का एक की हिस्सा है। चौथा सवाल, इसका मतलब क्या अब कोई भी प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर फ्यूल हैंडल कर सकती है? नहीं, और ये एक बहुत जरूरी अंतर है। सेंसिटिव फ्यूल साइकिल एक्टिविटीज स्टेट कंट्रोल में ही रहेंगी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन मुख्य रूप से प्लांट डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन और सप्लाई चेन के कुछ हिस्सों में होने की उम्मीद है, ना कि न्यूक्लियर फ्यूल को हैंडल करने में। ओके, फाइनल क्वेश्चन, पुराने CLND एक्ट का वो कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन था जो फॉरेन सप्लायर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम था? एग्जाम के लिए सेक्शन 17B याद रखो। ये सेक्शन ऑपरेटर को सप्लायर के खिलाफ राइट ऑफ रिकॉर्ड्स देता था, अगर एक्सीडेंट फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से हुआ हो। फॉरेन कंपनीज इसे पोटेंशियली अनलिमिटेड लायबिलिटी के सोर्स के रूप में देखती थीं, और शांति एक्ट में इसका हटना उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द शांति एक्ट 2025 replaces the CLND Act 2010, allows private participation in the nuclear sector, caps operator liability at 3,000 crores for large plants, and crucially dilutes supplier liability by removing Section 17B. आपका मिनी रिकैप? In short, this act marks a paradigm shift in India's nuclear policy, prioritizing rapid capacity expansion by creating a more investor-friendly liability regime. ठीक है, अब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से सोशल जस्टिस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ब्रॉड Right. माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, एग्जामिनिंग द स्टेट ऑफ अनटचेबिलिटी केसेस। ये एक्ट आखिर है क्या? ये एक पुराना कानून है 1955 का, लेकिन ये एक खास वजह से खबरों में है। इसका मकसद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लागू करना है। ये अनटचेबिलिटी के सोशल और रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस को डिफाइन करता है और उसके लिए सजा तय करता है। और इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से रोकना या सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से मना करना। ये इस एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन, 1955 का एक एक्ट हमारी 2025 की चर्चा में क्यों है? ये खबरों में है एक चौंकाने वाले आंकड़े की वजह से, जो एक हालिया सरकारी रिपोर्ट में सामने आया है। इस एक्ट के तहत फाइल किए गए 97% अनटचेबिलिटी के मामले कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। 97%। क्या 97%? दैट्स अनबिलीवेबल। इसका बैकग्राउंड क्या है? एक्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MOSJ को एक एनुअल रिव्यू रिपोर्ट बनानी होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट में 2 मुख्य और थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, तो इस डिस्कशन का कोर लॉजिक क्या है? वो फाइंडिंग्स क्या हैं? पहला, PCR एक्ट के तहत रजिस्टर होने वाले क्रिमिनल केसेस में लगातार कमी आई है। 2022 में पूरे देश में सिर्फ 13 मामले रजिस्टर हुए। लेकिन इसके ठीक विपरीत SCST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे POA एक्ट भी कहते हैं, के तहत रजिस्टर होने वाले मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड UPSC प्रीलिम्स रिलेवेंस क्या है?
हम इस कन्फ्लिक्टिंग डेटा को कैसे समझें? देखो, इस डेटा के दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं। ऑप्टिमिस्टिक वाला ये है कि अनटचेबिलिटी की घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ये है कि लोग अब इस स्पेसिफिक एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो SC/ST POA एक्ट के तहत मामले दर्ज करना प्रेफर कर रहे हैं, जो कहीं ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है और उसमें ज्यादा सख्त प्रावधान है। तो ये डेटा PCR एक्ट की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। क्या ये कानून अब रिडंडेंट हो गया है? और इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? की इनसाइट ये है कि ये डेटा जरूरी नहीं कि समाज में सुधार दिखा रहा हो। ये ज्यादातर ये दिखा रहा है कि पीड़ित एक स्ट्रेटेजिक लीगल चॉइस ले रहे हैं, एक मजबूत कानून का इस्तेमाल करने के लिए। असली कहानी यहाँ 97% पेंडेंसी रेट है, जो इन अपराधों के लिए हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एक भयंकर विफलता की ओर इशारा करता है। ये काफी गंभीर है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, PCR एक्ट और SC/ST POA एक्ट में मुख्य अंतर क्या है? PCR एक्ट बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ आर्टिकल 17 में उल्लेखित अनटचेबिलिटी पर फोकस करता है, जबकि SC/ST POA एक्ट 1989 बहुत बहुत वसी है। ये SC और ST समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की एक बड़ी रेंज को कवर करता है, जिसमें फिजिकल वायलेंस, सोशल बॉयकॉट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन और कई अन्य अपराध शामिल हैं। POA एक्ट एक कहीं ज्यादा मजबूत कानून है। ठीक है, दूसरा सवाल। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के बारे में सबसे अनोखी बात क्या है जो उसे इतना शक्तिशाली बनाती है? आर्टिकल 17 उन गिने चुने फंडामेंटल राइट्स में से एक है जो एब्सोल्यूट है। इसका मतलब है कि इस पर कोई एक्सेप्शंस या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये इसके उल्लंघन के लिए कानून द्वारा सजा का भी प्रावधान करता है, जिसके लिए PCR एक्ट बनाया गया था। अच्छा, तीसरा सवाल। वो 97% पेंडेंसी रेट, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 100 रजिस्टर किए गए मामलों में से 97 पर अभी तक कोर्ट्स ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। वो लंबी न्यायिक प्रक्रिया में कहीं अटके हुए हैं। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चौथा सवाल। ये रिपोर्ट किस मंत्रालय ने पब्लिश की है? द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या MOSJ है। प्रीलिम्स के लिए की रिपोर्ट्स के पीछे कौन सा मंत्रालय है, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल। तो अगर PCR एक्ट के तहत मामले कम हो रहे हैं, तो हमें इसे जातिवाद के खिलाफ एक जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली। ये जरूरी नहीं कि अच्छी खबर हो। अगर साथ ही साथ ज्यादा सख्त SC/ST एक्ट के तहत मामले बढ़ रहे हैं, तो ये इशारा करता है कि अत्याचार अभी भी हो रहे हैं। PCR केसेस में कमी शायद लीगल स्ट्रैटेजी के बारे में है, ना कि सोशल चेंज के बारे में। Now pause and practicing. The PCR Act enforces the absolute right under Article 17. Cases under it are declining, while cases under the stronger SC/ST POA Act are rising, and a 97% pendency rate shows a failure of justice delivery. और इसका मेन रिकैप? In short, data on the PCR Act reveals a possible shift in legal recourse towards the stronger SC/ST Act and highlights severe delays in the justice system for untouchability-related crimes. ठीक है, अब सोशल जस्टिस से टैक्सेस की जटिल दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सेस एंड सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। ब्रॉड माइक्रो थीम? ब्रॉड माइक्रो थीम, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर्स फॉर टोबैको एंड पान मसाला। ओके, आसान शब्दों में ये किस बारे में है? ये दो नए बिल्स हैं जिनका मकसद एक रेवेन्यू लॉस की भरपाई करना है। टोबैको प्रोडक्ट्स पर GST कॉम्पेंसेशन सेस खत्म हो रहा है, तो सरकार टैक्स रेवेन्यू को स्थिर रखने के लिए एक नया सेस और एक बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी ला रही है। इसके लिए कोई अच्छा सा रियल लाइफ एग्जांपल? इसे एक बाल्टी में छेद बंद करने जैसा समझो। जब GST आया तो कुछ चीजों पर एक स्पेशल कॉम्पेंसेशन सेस लगाया गया था ताकि स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस से बचाया जा सके। अब वो सेस खत्म हो रहा है, तो सरकार टोबैको प्रोडक्ट से आने वाले टैक्स रेवेन्यू को बनाए रखने का एक नया तरीका ढूंढ रही है ताकि उनके दाम अचानक से गिर न जाएं। ठीक है, कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन बेसिकली सरकार बस टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस को इधर से उधर कर रही है। क्यों? मकसद है रेवेन्यू न्यूट्रलिटी और पब्लिक हेल्थ। वो नहीं चाहते कि ये सिन गुड्स सस्ते हो जाएं, और वो उस टैक्स रेवेन्यू को भी नहीं खोना चाहते जो उन्हें मिल रहा था। यहाँ GST कॉम्पेंसेशन सेस का बैकग्राउंड क्या है? GST कॉम्पेंसेशन सेस 2017 में शुरू हुआ था ताकि GST लागू होने से स्टेट्स को होने वाले किसी भी रेवेन्यू लॉस की भरपाई की जा सके। सरकार ने पैंडेमिक के दौरान इस सेस कलेक्शन के अगेंस्ट कुछ लोन्स भी लिए थे। जैसे ही वो लोन्स चुका दिए जाएंगे, टोबैको प्रोडक्ट्स पर ये सेस बंद हो जाएगा। ये नए कदम उसी पल की तैयारी है। तो कोर लॉजिक क्या है? ये दो नए उपाय क्या हैं? चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस। ये मौजूदा GST के ऊपर लगाया जाएगा। शुरुआत में ये सिर्फ पान मसाला पर लागू होगा, और इंटरेस्टिंगली ये फैक्ट्रीज में मशीन्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी पर लगाया जाएगा, जो टैक्स चोरी रोकने का एक तरीका है। और दूसरा है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ोतरी है, लेकिन ये एक एक्साइज ड्यूटी है, सेस नहीं।
और ये अंतर बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, ये यूपीएससी के लिए की पॉइंट है। सेस से मिलने वाला रेवेन्यू स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता, वो पूरी तरह से सेंटर के पास जाता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा होती है, तो स्टेट्स को इस रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलेगा। प्री जीएसटी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा थी, पोस्ट जीएसटी बेस एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई और कॉम्पेंसेशन सेस जोड़ दिया गया। अब सेस हट रहा है तो सरकार बेस एक्साइज ड्यूटी को वापस बढ़ा रही है ताकि टोटल टैक्स इंसिडेंस सेम रहे। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक बेहतरीन केस स्टडी है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला जो स्टेट्स के साथ शेयर होता है और साथ ही एक नया सेस लाना जो शेयर नहीं होता, सेंटर और स्टेट्स के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाता है। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ। टोबैको प्रोडक्ट्स पर ऊंचे टैक्स बनाए रखना, जिसे सिन टैक्स भी कहते हैं, कंजम्पशन को कम करने का एक की टूल है। और आखिर में इकोनॉमिक्स के लिए सेस और ड्यूटी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन? टेक अवे ये है कि ये एक चतुर फिस्कल मैनूवर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का रेवेन्यू स्थिर रहे और पब्लिक हेल्थ के उद्देश्य भी पूरे हों, और ये सब जीएसटी और फिस्कल फेडरलिज्म के जटिल नियमों के बीच रहते हुए किया जा रहा है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। सबसे आसान शब्दों में सेस और एक्साइज ड्यूटी के बीच के अंतर के लिए कोई एनालॉजी दीजिए। ऐसे सोचो, एक्साइज ड्यूटी पूरे परिवार यानी सेंटर और स्टेट्स की आम आमदनी जैसी है, सबको हिस्सा मिलता है। एक सेस एक अलग पिगी बैंक में पैसे डालने जैसा है, एक बहुत ही खास मकसद के लिए, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी, और सिर्फ वो व्यक्ति जो उस पिगी बैंक को बनाता है यानी सेंटर, उसे इस्तेमाल कर सकता है। स्टेट्स को सेस से हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा सवाल, इसका मतलब क्या सिगरेट्स और पान मसाला अब महंगे हो जाएंगे? जरूरी नहीं। सरकार का साफ कहना है कि मकसद ये सुनिश्चित करना है कि टैक्स इंसिडेंस गिरे नहीं, तो दाम लगभग उतने ही रहने की उम्मीद है। असली मकसद उन्हें सस्ता होने से रोकना है जब कॉम्पेंसेशन सेस हट जाएगा। तीसरा सवाल, बीडीज पर टैक्स क्यों नहीं बदला गया? सोर्स में इसका कारण नहीं बताया गया है, लेकिन आमतौर पर बीडीज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इससे एक बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर और बहुत सारा रोजगार जुड़ा है, जिसके कारण इस पर बड़ी टैक्स बढ़ोतरी करना राजनीतिक रूप से मुश्किल होता है। चौथा सवाल, मुझे याद दिलाए कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस शुरू ही क्यों किया गया था? जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो कई स्टेट्स को डर था कि उन्हें बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होगा। उन्हें जीएसटी रेजिम में शामिल होने के लिए मनाने के लिए सेंटर ने वादा किया कि वो पहले 5 सालों तक किसी भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए उन्हें कॉम्पनसेट करेंगे। इस कॉम्पनसेशन को सिन गुड्स जैसे टोबैको और लग्जरी गुड्स पर यह स्पेशल सेस लगाकर फंड किया गया था। आखिरी सवाल, क्या पान मसाला पर लगा नया सेस बाद में दूसरी चीजों पर भी लगाया जाएगा? आज सरकार को ये शक्ति देता है कि वो इसे बाद में नोटिफिकेशन के जरिए दूसरे गुड्स पर भी बढ़ा सकती है। अभी के लिए ये सिर्फ पान मसाला पर है, लेकिन कानूनी दरवाजा विस्तार के लिए खुला है। Now pause and practicing. The new health security cess on pan masala not shared with states, and the increased central excise duty on cigarettes shared with states, are replacing the outgoing GST compensation cess to maintain tax revenue and public health goals. और इसका मिनी रिकैप, In short, these fiscal measures are designed to ensure stable tax collection from tobacco products post the GST compensation era, with important implications for fiscal federalism. Nexus से आगे बढ़ते हैं आजीविका पर। चलो एक ऐसी स्कीम की बात करते हैं जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हमारा अगला टॉपिक है MGNREGA 2005 and the new VBVG Ramji Act. Broad micro theme. ब्रॉड माइक्रोसीम, रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, ये नया एक्ट क्या है? विश्वबंधु ग्रामीण रोजगार अधिकार और मेहनत गौरव या VBVG रामजी एक्ट एक नया कानून है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MGNREGA 2005 में बहुत बड़े बुनियादी बदलाव ला रहा है। इस बदलाव का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। पहले आपके गांव का कोई भी ग्रामीण परिवार 100 दिन के काम की मांग कर सकता था और ये उनका कानूनी अधिकार था। सरकार को वो काम देना ही पड़ता था। अब इस नए एक्ट के साथ वो गारंटी बजट पर निर्भर है। ये राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क से बजट बेस्ड फ्रेमवर्क की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। MGNREGA को ग्रामीण भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, तो सरकार इसमें इतने बुनियादी बदलाव क्यों ला रही है? सरकार का नजरिया ये होगा कि इस स्कीम को ज्यादा टारगेटेड, एफिशिएंट और फिस्कली सस्टेनेबल बनाया जाए, लेकिन आलोचक इसे एक महत्वपूर्ण सोशल सेफ्टी नेट को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ओरिजिनल MGNREGA कैसा था? ओरिजिनल 2005 का एक्ट क्रांतिकारी था। उसने हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की मांग करने का कानूनी अधिकार दिया था। ये यूनिवर्सल था, जाति या गरीबी के आधार पर टारगेटेड नहीं था। ये डिमांड ड्रिवन था, मतलब बजट काम की मांग के हिसाब से आता था। ये नया एक्ट इस सब को बदल देता है। तो इस नए VBG रामजी एक्ट का कोर लॉजिक और मुख्य बदलाव क्या है? बदलाव बहुत बड़े हैं। पहला और ये सबसे बड़ा शिफ्ट है, ये डिमांड ड्रिवन फ्रेमवर्क से सप्लाई ड्रिवन फ्रेमवर्क की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि एलोकेशंस अब एक फिक्स्ड यूनियन बजट के अंदर कैप्ड होंगे। ओके। दूसरा, ये टारगेटेड इंप्लीमेंटेशन लाता है।
रोजगार अब सिर्फ सेंटर द्वारा नोटिफाइड ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा, ये अब यूनिवर्सल नहीं है। तीसरा, गारंटीड वर्क डेज को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। चौथा, फंडिंग पैटर्न बदल गया है। ज्यादातर स्टेट्स के लिए ये अब 90-10 से बढ़कर 60-40 सेंट्रल स्टेट हो गया है, जिससे उन पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। और पांचवा, और आखिर में मुख्य कृषि सीजन्स के दौरान एक ब्लैकआउट पीरियड शुरू किया गया है जब काम नहीं मिलेगा। इन बदलावों का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? सबसे पहले ये राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क का कमजोर होना है। डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन में शिफ्ट एमजी नरेगा को एक कानूनी अधिकार से सरकारी एलोकेशन पर निर्भर एक स्कीम में बदल देता है। ये सीधे डीएसपी आर्टिकल 41 राइट टू वर्क से जुड़ा है। हाँ। दूसरा, बदले हुए फंडिंग पैटर्न और क्षेत्रों को नोटिफाई करने की सेंटर की शक्ति के कारण गंभीर फेडरलिज्म कंसर्न्स हैं। और तीसरा, ग्रामीण गरीबों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ कंक्लूजन? वीबीएमजी रामजी एक्ट एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। की टेकअवे ये है कि एमजी नरेगा एक यूनिवर्सल डिमांड ड्रिवन सेफ्टी नेट से एक ज्यादा केंद्रीकृत बजट कंस्ट्रेंड और टारगेटेड स्कीम की तरफ बढ़ रहा है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन होने का एक गांव वाले के लिए प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो सूखा पड़ता है और 100 लोग काम मांगते हैं, लेकिन अगर उस क्षेत्र के लिए सरकार का पहले से एलोकेट किया गया बजट सिर्फ 60 लोगों के लिए है, तो 40 लोगों को काम नहीं मिलेगा और उनके पास कोई कानूनी उपाय नहीं होगा। पुराने सिस्टम में सरकार सभी 100 लोगों की मांग पूरी करने के लिए फंड्स जारी करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी। ठीक है। दूसरा सवाल, एक ब्लैकआउट पीरियड लाने के पीछे का तर्क क्या है? बताया गया तर्क ये है कि मुख्य कृषि सीजन्स के दौरान प्राइवेट खेती में पर्याप्त काम उपलब्ध होता है, इसलिए सरकारी फंडेड एमजीएनआरईजे काम की जरूरत नहीं है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये भूमिहीन मजदूरों की वास्तविकता को नजरअंदाज करता है, जिन्हें अभी भी काम की जरूरत हो सकती है। तीसरा सवाल, नया 60-40 फंडिंग पैटर्न स्टेट्स को कैसे प्रभावित करेगा? इसका मतलब है कि स्टेट्स को अब स्कीम की लागत का 40% देना होगा, सिर्फ 10% के बजाय। इससे उनके फाइनेंसेस पर एक बड़ा बोझ पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ स्टेट्स इस स्कीम को उत्साह से लागू करने में कम रुचि दिखाएं। चौथा सवाल, डीपीएसपी का आर्टिकल 41 क्या कहता है और यह बदलाव उससे कैसे जुड़ा है? आर्टिकल 41 राज्य को अपने आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ओरिजिनल एमजीआरएनजीए को इस निर्देश को पूरा करने के रूप में देखा गया था। नया एक्ट बजट को कैप करके उस क्षमता की सीमाओं के भीतर वाले क्लॉज को प्रभावी रूप से वापस लाता है, एक अधिकार को वापस एक प्रावधान में बदल देता है। आखिरी सवाल, आपने एबीपीएस और एनएमएमएस जैसे पिछले बदलावों का जिक्र किया था, वो क्या थे? ये इस एक्ट से पहले किए गए टेक्नोलॉजी बेस्ड बदलाव थे। एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसने लिंकिंग की समस्याओं के कारण कई वर्कर्स के लिए पेमेंट इश्यूज पैदा किए। एनएमएमएस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है डिजिटल अटेंडेंस के लिए, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। Now pause and practicing. The VB-G Ramji Act changes MGNREGA from a universal demand-driven legal right to a targeted supply-driven budget-capped scheme, and it alters the funding ratio for most states to 60-40. और इसका मिनी रिकैप। In short, this new act fundamentally reconfigures MGNREGA, centralizing control and shifting its core identity from a legal right to a budget-dependent scheme. अब दो बड़े डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वक्फ प्रॉपर्टीज एंड डिजिपिन। ब्रॉड माइक्रो थीम, डिजिटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एड्रेसेस। ठीक है, ये दो इनिशिएटिव्स क्या हैं? सरकार ने दो बड़े डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला यूएमईडी पोर्टल, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, और दूसरा डिजिपिन, देश भर में सटीक लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नया डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। दोनों के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। यूएमईडी के लिए इसे वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए जोमैटो जैसा समझो, जहां सारी जानकारी, लोकेशन, स्टेटस, लीगल केसेस पारदर्शी रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है। और डिजिपिन देश में हर 4x4 मीटर के प्लॉट के लिए एक यूनिक आधार नंबर जैसा है। ठीक है, कंटेंट डिस्कशन को पार्ट ए से शुरू करते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज और यूएमईडी पोर्टल। इंट्रोडक्शन। वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज क्यों करना है? मुख्य लक्ष्य देश भर में हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, जो अक्सर अतिक्रमण और कुप्रबंधन का शिकार हुई हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज धार्मिक दान है और उनका प्रबंधन एक जटिल मुद्दा रहा है। एक केंद्रीकृत सत्यापित डाटाबेस की कमी एक बड़ी बाधा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस समस्या को सुलझाने के लिए ये पोर्टल डेवलप किया है। उम्मीद पोर्टल का कोर लॉजिक क्या है? इसके फीचर्स क्या हैं? उम्मीद का मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये प्रॉपर्टीज के रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग की अनुमति देता है। ये सभी वक्फ प्रॉपर्टीज की जियो टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंट्री बनाएगा। इसमें एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। ये जीआईएस मैपिंग के साथ इंटीग्रेटेड है और सभी सत्यापित रिकॉर्ड्स तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, अब पार्ट बी,
डिजिपिन स्मार्ट एड्रेस, ये आखिर है क्या? ये भारत में किसी भी 4x4 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक 10 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कोड है, चाहे वो शहरी, ग्रामीण या समुद्र क्षेत्र में हो। ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने आईआईटी हैदराबाद और आईएसआरओ के एनआरएसई के सहयोग से डेवलप की है। और प्राइवेसी का? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई भी पर्सनल जानकारी स्टोर नहीं करता, सिर्फ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ये मौजूदा पिन कोड सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर एक अतिरिक्त सटीकता की परत के रूप में काम करेगा। इन दोनों इनिशिएटिव्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? उम्मीद पोर्टल एसेट मैनेजमेंट के लिए ई गवर्नेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। डिजिपिन भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकोनॉमी के लिए डिजिपिन नेशनल जियोस्पेशल मिशन से जुड़ा है और लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स और लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में क्रांति ला सकता है। और इसका कंक्लूजन? की टेकअवे ये है कि ये इनिशिएटिव्स बेहतर शासन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और जियोस्पेशल डेटा का इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वक्फ प्रॉपर्टीज जैसे विशिष्ट एसेट्स के प्रबंधन से लेकर पूरे देश के लिए एक सार्वभौमिक सटीक एड्रेसिंग सिस्टम बनाने तक। ग्रेट। क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम। पहला, डिजिपिन और पिन कोड में असली अंतर क्या है? एक पिन कोड एक बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे पूरा पोस्ट ऑफिस डिलीवरी जोन। डिजिपिन सुपर प्रिसाइज है। ये एक छोटा सा 4x4 मीटर का स्क्वायर पहचानता है। ये बिल्डिंग को जानने और फर्श पर लगी उस एग्जैक्ट टाइल को जानने के बीच का अंतर है जिस पर आप खड़े हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, आपने कहा डिजिपिन नक्शा इनिशिएटिव से जुड़ा है, वो क्या है? नक्शा का मतलब है नेशनल जियोस्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILMP के तहत एक शहर सर्वेक्षण की पहल है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लीड कर रहा है, और ये 100% सेंट्रली फंडेड है। तीसरा सवाल, हम सब जो पिन कोड इस्तेमाल करते हैं वो भारत में कब शुरू हुआ था? अगस्त 15, 1972। प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा फैक्ट है। इसे मेल सॉर्टिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया था। चौथा सवाल, क्या डिजिपिन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा? डिजिटल हब के लिए मौजूदा ड्राफ्ट संशोधन कहता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए शामिल होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसे एक इंटरऑपरेबल सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे लोग और कंपनियां उसकी एफिशिएंसी के लिए अपनाना चुन सकते हैं, बिल्कुल यूपीआई की तरह। आखिरी सवाल, उम्मीद पोर्टल से एक आम नागरिक को क्या फायदा है? ये पारदर्शिता लाता है। कोई भी वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में सत्यापित रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है, जो अवैध अतिक्रमण और कुप्रबंधन को रोकने में मदद कर सकता है। ये एक शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करता है। Now pause and practice saying, Ummeed is a digital portal by the Ministry of Minority Affairs for transparent Waqf property management. DigiPin is a 10-character unique digital address for a 4x4 meter area developed by the Department of Posts, which complements the existing PIN code system. और इसका मिनी रिकैप? In short, these initiatives represent a major push towards using digital technology and geospatial data for better governance and creating a universal, precise addressing system. आखिर में दो ड्राफ्ट पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जो भारत के श्रमिकों और सहकारी समितियों के लिए भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है लेबर पॉलिसी, श्रम शक्ति नीति 2025 एंड नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। ब्रॉड माइक्रो थीम। Broad micro theme, charting the future for India's workers and cooperatives. एकदम संक्षिप्त में ये दो पॉलिसीज क्या हैं? ये दो महत्वाकांक्षी ड्राफ्ट पॉलिसीज हैं। श्रम शक्ति नीति 2025 का लक्ष्य श्रमिक कल्याण, सुरक्षा और कार्यबल में महिला भागीदारी को बढ़ाना है, और नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को विकसित भारत 2047 विजन का एक प्रमुख चालक बनाना है। दोनों के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। श्रम शक्ति नीति के तहत एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का सोशल सिक्योरिटी अकाउंट पोर्टेबल होगा, मतलब जब वो राज्यों में नौकरी बदलेगा तो उसके बेनिफिट्स उसके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। और कोऑपरेटिव पॉलिसी के तहत आपके गांव में एक सहकारी समिति बन सकती है जो क्लीन एनर्जी या वेस्ट मैनेजमेंट जैसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स पर काम करे। ठीक है, कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। पार्ट ए, द लेबर पॉलिसी, श्रम शक्ति नीति 2025। इंट्रोडक्शन। यहाँ बड़ा आइडिया क्या है? बड़ा आइडिया भारत के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित और समावेशी श्रम परिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो पुराने कानूनों और बिखरे हुए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से आगे बढ़े। बैकग्राउंड क्या है? ये पॉलिसी उन 4 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में तैयार की जा रही है जो सरकार पहले ही पास कर चुकी है। ये पॉलिसी एक विजन प्रदान करती है कि उन कोड्स को कैसे लागू किया जाएगा। इसका कोर लॉजिक क्या है? इसके मुख्य प्रस्ताव क्या है? ये एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट का प्रस्ताव रखती है, जो एक पोर्टेबल अकाउंट होगा, जो मौजूदा स्कीम्स जैसे EPFO, ESIC, PMJAY और ई-श्रम को एक में विलय कर देगा। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड को सख्ती से लागू करने का भी वादा करती है, जिसका लक्ष्य 2047 तक नियर जीरो फेटेलिटीज है। ये 2030 तक महिला श्रम भागीदारी को 35% तक बढ़ाने पर फोकस करती है और श्रमिकों की रीस्किलिंग के लिए ग्रीन टेक विजन रखती है। ठीक है, अब पार्ट बी, द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। यहाँ क्या विजन है? विजन है सहकार से समृद्धि, सहयोग से समृद्धि, एक विकसित भारत 2047 के लिए। उद्देश्य
सहकारी क्षेत्र में 50 करोड़ नए सक्रिय सदस्य जोड़ना और 2034 तक इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान तिगुना करना है। ये 6 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें कानूनी सुधार, वित्तीय प्रोत्साहन, डिजिटाइजेशन और नए क्षेत्रों में विस्तार शामिल है। और इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? लेबर पॉलिसी के लिए ये कार्यबल को फॉर्मलाइज करने और एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने के बारे में है। कोऑपरेटिव पॉलिसी के लिए यूपीएससी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। आपको संविधान का पार्ट 9th बी, जो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा जोड़ा गया था, पता होना ही चाहिए। साथ ही डीपीएसपीज में आर्टिकल 43B और फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 19(1)(c सहकारी समितियों को बढ़ावा देते हैं। और 2021 में बनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो फाइनल कंक्लूजन? की टेकअवे ये है कि ये दो पॉलिसीज एक साथ एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करती हैं। एक का लक्ष्य एक ज्यादा सुरक्षित और समावेशी फॉर्मल कार्यबल बनाना है, जबकि दूसरे का लक्ष्य सहकारी आंदोलन को आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली समुदाय चालित स्तंभ के रूप में पुनर्जीवित करना है। चलो आखिरी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, लेबर पॉलिसी पर 2047 तक नियर जीरो फैटेलिटीज का लक्ष्य क्या रियलिस्टिक है? सोर्स खुद इस लक्ष्य को फैंसीफुल कहता है, खासकर बिना सख्त दंड के और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स की मौजूदा कमी को देखते हुए। ये एक बहुत ही आकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा, कोऑपरेटिव पॉलिसी के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में एक पूरा नया भाग पार्ट 9B जोड़ा। इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को आर्टिकल 19(1)(c के तहत एक फंडामेंटल राइट भी बनाया और एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 43B जोड़ा। ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है। तीसरा सवाल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स और स्टेट कोऑपरेटिव्स में क्या अंतर है? में काम करती हैं, इसलिए वो यूनियन लिस्ट में आती हैं और एक सेंट्रल एक्ट द्वारा शासित होती हैं। स्टेट कोऑपरेटिव्स एक ही राज्य के भीतर काम करती हैं, इसलिए वो स्टेट लिस्ट एंट्री 32 में आती हैं और अपने अपने राज्य के कानूनों द्वारा शासित होती हैं। चौथा, कोऑपरेटिव स्टैक का क्या मतलब है? इसे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समझो, बिल्कुल इंडिया स्टैक की तरह, जिसमें आधार और यूपीआई शामिल है। ये सभी सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस होगा जो एग्री स्टैक जैसे अन्य डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेटेड होगा, ताकि उनके कामकाज को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। आखिरी सवाल, नई लेबर पॉलिसी में महिला श्रम बल भागीदारी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 2030 तक महिला श्रम बल भागीदारी को 35% तक बढ़ाना है। ये बेहतर चाइल्ड केयर सुविधाएं, फ्लेक्सिबल वर्क और गिग्स को बढ़ावा देकर और समान वेतन सुनिश्चित करके किया जाएगा। Now pause in practicing. The Shram Shakti Niti 2025 proposes a universal social security account and a 35% female labor participation target by 2030. The National Cooperative Policy 2025 aims for Sahkar se Samriddhi and is backed by the 97th Constitutional Amendment. और आखिरी मिनी recap? In short, these two policies lay out ambitious roadmaps for creating a more secure and inclusive workforce and revitalizing the cooperative movement as a pillar of economic growth. तो आज हमने 2025 के पॉलिसी लैंडस्केप का एक जबरदस्त टूर किया है। हमने देखा कि कैसे सरकार रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी और संवैधानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके भारत के भविष्य को आकार दे रही है। हमारी पूरी चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम वास्तव में एक नए भारत के लिए परिवर्तनकारी शासन के बारे में था। चलो एक बुलेट समरी करते हैं। हाँ, हमने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के जरिए डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की कोशिश को समझा। फिर हमने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के साथ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनलाइज करने के प्लान को देखा, जिसमें ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन पर फोकस था। शांति एक्ट ने हमें दिखाया कि कैसे भारत प्राइवेट सेक्टर को बुलाने के लिए लायबिलिटी की बाधाओं को हटाकर अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में एक बड़ा व्यवहारिक बदलाव ला रहा है। हमने पीसीआर एक्ट के डेटा से सोशल जस्टिस की चुनौतियों को महसूस किया, जहां असली कहानी न्याय प्रदान प्रणाली की विफलता है। हमने टोबैको पर न्यू सेसेस एंड ड्यूटीज के जरिए सरकार के चतुर फिस्कल मैनेजमेंट को समझा। हमने MGNREGA में बदलावों से राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क्स पर वैचारिक बदलाव के बारे में जाना। और आखिर में हमने उम्मीद, डिजिपिन, लेबर और कोऑपरेटिव पॉलिसीज के जरिए एक डिजिटल, सुरक्षित और समुदाय चालित भविष्य का विजन देखा। ये सच में एक परिवर्तनकारी पॉलिसीज का सेट है और ये हमें एक आखिरी उकसाने वाली विचार के साथ छोड़ देता है। हमने आज कई ऐसे बदलावों पर बात की, गेमिंग में, स्पोर्ट्स में, MGNREGA में, जो शासन और निर्णय लेने की शक्ति को यूनियन गवर्नमेंट के साथ केंद्रीकृत करते दिख रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, एफिशिएंसी और राष्ट्रीय मानकों की इस खोज में क्या हम फेडरलिज्म के सिद्धांत से दूर जा रहे हैं, जो राज्यों के अधिकारों और स्थानीय ऑटोनॉमी के बारे में है? क्या केंद्रीकरण ही प्रगति का एकमात्र मार्ग है? सोचिएगा जरूर।